हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन अब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 9 का हिस्ट्री लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। इसके बारे में कुछ लघुत्तरीय और द्विगुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइमन गणराज्य के सामने क्या समस्या थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के अंत में साम्राज्यवादी जर्मन की हार के बाद राजा केजर विलियम अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भाग गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए संसदीय दलों ने वाइमर में मुलाकात और नवंबर 1918 को एक गणतंत्र की स्थापना की, जिसने वाइमन गणराज्य के नाम से जाना जाता है। यह गणराज्य मुख्य रूप से जर्मन अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के जर्मन की हार के बाद गणतंत्र के मित्र देशों द्वारा स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। गणतंत्र की कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनसे कुछ नीचे दिए गए हैं। जून 1919 में वर्साय में गणतंत्र एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इस शांति संधि के नियम और शर्त बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि के अनुसार जर्मनों के अपनी विदेशी उपनिवेशों खो गए। 13% क्षेत्र, 75% लोहा और 26% कोयला भंडार, साथ ही मित्रों देशों की शक्तियों ने अपने शक्तियों को कमजोर करने के लिए जर्मन को ध्वस्त कर दिया। इसलिए इस गणतंत्र को शुरू से ही अपने ही लोगों के बीच अलोकप्रिय बनाया गया। मित्र देशों को 6 बिलियन पाउंड का भारी युद्ध मुआवजा देने के लिए जर्मन को सहमत होना पड़ा। अपने सभी संसाधनों के साथ गणतंत्र इतनी बड़ी राशियों का भुगतान कभी नहीं कर सकता था, और इसलिए कई जर्मनों ने परिस्थितियों से सहमत होने के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदारी ठहराया। इसकी जिम्मेदारी स्थिति के कारण जिन्होंने गणतंत्र का समर्थन किया, जैसे समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेटिक, कंजर्वेटिव, नेशनलिस्ट सर्कल में हमले के आसान लक्ष्य बन गए। मित्र देशों की शक्तियों के विरोध के कारण जर्मन 1925 तक राष्ट्रीय संघ के सदस्य नहीं बन सका। इस तरह की चीज ने जर्मन में और विशेष रूप से वाइमन गणराज्य के लिए सबसे अधिक आक्रोश पैदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जर्मन ने बड़े पैमाने पर रिन्यू पर युद्ध लड़ा था और उससे सोने में युद्ध का भुगतान करना पड़ा था। जर्जर सोने के भंडार, दुर्लभ संसाधनों और अपंग आर्थिक स्थितियों के कारण गणतंत्र युद्ध के मुआवजे का भुगतान करने पर सक्षम नहीं था। इस स्थिति के तहत नए गणतंत्र की पड़ोसी देशों के कड़े विरोधों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कोयला भंडार का दावा करने के लिए अपने प्रमुख आर्थिक क्षेत्र रूहर पर कब्जा कर लिया। जर्मन में चारों ओर तबाही, भूखमरी, बेरोजगारी, युवाओं में कुल निराशा और हर जगह अपमान था। देश अति महंगाई की स्थिति से गुजर रहा था और गणतंत्र लोगों की आर्थिक समस्याओं को हल करने में विफल रहा। अंतिम लेकिन कम नहीं, जर्मन अर्थव्यवस्था 1929 से 33 के बीच से व्यापी आर्थिक संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित थी। नेक्स्ट देखेंगे। इसलिए वाइमन गणराज्य को अपनी स्थापना के बाद बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वास्तव में गणतंत्र देश के भीतर और बाहर बहुत सारी समस्याओं से बचने के लिए बहुत छोटा और सुरक्षित था, लेकिन यह तब विफल हो गया जब हिटलर ने 1933 में अपनी प्रारंभ को सील कर दिया। इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मन में नाथसीवाद को लोकप्रियता से क्यों मिलाने लगी। तो जर्मन में नाथसीवाद की कहानी कुछ विशिष्ट घटनाओं या कारकों तक सीमित नहीं है। यह एक विस्तृत और भयावह प्रणाली के काम परिणाम है जो विभिन्न अवसरों पर संचालित होती है। हालांकि जर्मन में नाथसीवाद के उदय और लोकप्रियता के कुछ मुख्य कारण का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। वर्साय की संधि देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मन को वर्साय में शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह संधि जर्मन के लिए इतनी कठोर और अपमानजनक था कि जिसे वे दिल से स्वीकार नहीं कर सके, और अंततः जर्मन में हिटलर के नाथसीवाद का उदय हुआ। इस संधि को विभिन्न शर्तों के कारण जर्मन को अपने क्षेत्र, उपनिवेश, प्राकृतिक संसाधनों, सैन्य शक्तियों का बहुत त्याग करना पड़ा और भारी युद्ध का मुआवजा भी देना पड़ा।
इस जर्मन के लोगों में भारी असंतोष की भावना पैदा की, जिन्होंने नाजीवाद पार्टी को हिटलर को जर्मनी के खोए हुए गौरव के पुनरुद्धार के प्रतीक के रूप में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक संकट 1930 के दशक के शुरुआत एक नाजीवाद की ज़्यादा लोकप्रियता नहीं थी। 1929 से 33 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट से जर्मन अर्थव्यवस्था सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई। देश मुद्रास्फीति की स्थिति से गुजरा रहा। यह महामारी के इस दौर में था जब नाजीवाद से एक जन आंदोलन बन गया था। राजनीतिक उथल पुथल। जर्मन में कई राजनीतिक उथल दल थे, जैसे राष्ट्रवादी, रॉयलिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशल डेमोक्रेट आदि। हालांकि उनमें से कोई भी लोकतांत्रिक सरकार में बहुमत का आनंद नहीं ले रहा था। पार्टी की कलह अपने चरम पर था। इस देश के भीतर कई अन्य संकटों के साथ साथ गणतंत्र सरकार को लगातार कमजोर किया और अंततः नाज़ियों को सत्ता पर कब्जा करने का मौका दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जर्मनी का लोकतंत्र में क्या विश्वास नहीं था? तो प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी को हार के बाद जर्मन लोगों के लिए लोकतंत्र पूरी तरह से नया था और संसदीय स्थानों पर कोई भरोसा नहीं था। लोकतंत्र वास्तव में एक युवा और नाजुक विचार था जो उस समय जर्मनी में व्यापक विभिन्न समस्याओं से बचे नहीं सकता था। लोगों ने स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिष्ठा और मुहिम महिमा की प्राथमिकता दी। उन्होंने हिटलर का पूरी दिल से समर्थन किया क्योंकि उसे अपने सपनों को पूरी करने की क्षमता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइमर गणराज्य की विफलता। प्रथम विश्व युद्ध वर्साय संधि में हार के बाद युवाओं में तबाही, भूखमरी, बेरोजगारी, कुल निराश और जर्मन में हर जगह पूर्ण भ्रम था। वाइमर गणराज्य देश के आर्थिक संकट का हल करने में विफल रहा। इसने नाज़ियों को अपने पक्ष में एक अभियान शुरू करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर एक शक्तिशाली वक्ता, एक सक्षम आयोजक, साधन संपन्न वक्ता और कार्यों को व्यक्ति था। वो अपने भावुक शब्दों से जनता को अपने पक्ष में लामबंद करता था और उसे एक मजबूती राष्ट्र बनाने, वर्साय संधि का अन्न और जर्मन लोगों की गरिमा को बहाल करने का वादा किया। वास्तव में उसके व्यक्ति और कार्यों ने जर्मनी में नाज़ीवाद को लोकप्रियता में अधिकतम योगदान दिया। नाज़ी सोच के खास पहलू कौन से थे? प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मन के मित्र राष्ट्रों के साथ कठोर अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इस संधि कई बार जर्मनी के पहले ही पराजित करने वाली समस्याओं को कई गुना कर दिया गया और देश में एक राजनीतिक अनिश्चितता भी नतीजन हिटलर की ताकत बढ़ गई। उन्होंने नाज़ी पार्टी की स्थापना की और सत्ता पर कब्जा करने और जर्मन में नाज़ी पार्टी के तानाशाही स्थापित करने पर सफल रहा। हिटलर के नेतृत्व में नाज़ी पार्टी के तानाशाही शासन की नाज़ीवादी कहा जाता है। नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टि का पर्याय था। नाज़ी सोच की मुख्य विशेषता इस प्रकार थी। राष्ट्र सबसे ऊपर है, सभी शक्तियाँ राष्ट्र में निहित होना चाहिए। लोग राष्ट्र के लिए मजबूत है, ना कि लोगों के लिए राष्ट्र। यह सभी प्रकार के संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में था। एक महान नेता के शासन की महिमा बंडल करता था। यह पार्टी के सभी प्रकार के गठन और विरोधी को कुचलने के पक्ष में था। यह उदारवादी, समाजवादी और साम्यवाद को खत्म करने में था। यह उन अहिदियों के लिए घृणा का प्रचार करता जिन्होंने सोचते थे कि जर्मनी के आर्थिक दुख के लिए जिम्मेदार था। नाज़ी पार्टी जर्मन की अन्य सभी राष्ट्रों को बेहतर मानती थी और दुनिया भर में अपना प्रभाव जमाना चाहती थी। यह कृषि और उद्योग के विकास के लिए निजी और राज्यों के प्रयासों के प्रति देना चाहता था। यह वर्साय के अपमानजनक संधि की निंदा करना चाहता था। इसने युद्ध को समाप्त कर दिया और बल के उपजानों को महिमा मंडित कर दिया गया। इसके उद्देश्य में साम्राज्य को बढ़ाना और उसे सभी उपनिवेश को हासिल करना उसे छीन लिया। इसने उसे उन सभी लोगों को समाप्त करके शुद्ध जर्मन या नॉर्डिक आर्यों का एक नस्लीय राज्य बनाने का सपना देखा था जो उनके लिए अवांछनीय थे। नाज़ियों को प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? 1933 में जर्मन में सत्ता संभालने के लिए तुरंत बाद हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू किया जो यहूदियों के लिए नफरत पैदा करने में काफ़ी सफल साबित हुआ। यहूदियों के खिलाफ प्रचार की सफलता के कुछ कारण निम्नलिखित थे। हिटलर ने पहले ही जर्मन लोगों के मन में अपनाने के लिए एक जगह बना ली थी जो उन्होंने अपनी मसीहा बनाने लगे थे। हिटलर को सिर्फ
अपनी बातों से मानते थे। इस प्रकार हिटलर द्वारा बनाए गए व्यक्तियों पंथ ने सभी शर्त दिए गए और यहूदियों के खिलाफ नाजियों को प्रचार सफल साबित हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, यहूदियों के खिलाफ पारंपरिक ईसाई नफरत करते थे क्योंकि उन पर आरोपी लगाया गया था कि उन्होंने मसीहा को मार डाला था। यहूदियों के खिलाफ जर्मन को पूर्व न्यायिक बनाने के लिए नाजियों द्वारा पूरी तरह से शोषण किया गया था। नाजियों ने बड़े सावधानी से भाषा और मड़ियों को प्रभावी ढंग से उपयोग किया। नाजियों द्वारा नस्लीय सिद्धांतों को सामने रखा गया। यहूदियों कम नस्ल के थे और उसे त्रावंछनीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाजियों ने अपने स्कूली दिनों के दौरान शुरू से ही बचाने के मन में भी यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाया। जो शिक्षक यहूदियों थे उन्हें बर्खास्त कर दिया और यहूदियों के बच्चों को स्कूल से बाहर निकल दिया गया। बच्चों को नई पीढ़ी के लिए इस तरह के तरीके और नए वैचारिक प्रशिक्षण यहूदियों को नफरत पैदा करने में नस्लीय प्रचार करने का काफ़ी प्रभावी बन दिया। यहूदियों के लिए नफरत पैदा करने के लिए प्रचार फिल्में बनाई गई। रूढ़िवादी यहूदियों को रूढ़िबद्ध और नहीं चिन्हित किया गया। उदाहरण के लिए इस तरह की एक फिल्म था द इंटरनल यहूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाची समाज में औरतों और की क्या भूमिका थी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें। फ्रांसीसी क्रांति और नाजी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था, पैराग्राफिक में बताइए। नाजी जर्मनी में महिलाओं को पुरुषों से अलग माना जाता। नाजी ने पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों विश्वास नहीं किया था। लोगों को समान अधिकारक समाज को नष्ट कर देंगे। यह महिलाओं को कहा गया था कि वे अच्छे माँ बने, घर की देखभाल करे और शुद्ध खून वाले आर्यन बच्चों की देखभाल करे। निर्धारित आचार संहिता से विचलित होने वाली महिलाओं को कड़ी सजा दी गई। नाजी जर्मनी में महिलाओं के लिए विपरीत फ्रांस में महिलाओं ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान खुद मुखर किया। कई महिलाओं संघ का गठन किया गया। महिलाओं ने पुरुषों के सामने अधिकार को मांगा कि सरकार ने महिलाओं के जर्मन को बेहतर बनाने के लिए कानून पेश किया। लड़कियों ने शिक्षा अनिवार्य दी गई। नाजी महिलाओं ने विपरीत जो अपने घरों में एक सीमित थी। फ्रांसीसी क्रांति महिलाओं को काम करने और व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता दी गई। फ्रांसीसी महिलाओं ने मतदाताओं का अधिकार जीता जो उनके नाजी समकक्षों को स्वीकार कर दिया गया। नाजियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। 1833 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का सचिव बना। उनसे अपने लोगों पर नियंत्रण पाने के लिए एक कानून पारित किया। 28 फरवरी 1933 को फरार डेमोक्रेसी पारित किया गया था। डेक्रो ने भाषण, प्रेस और असेंबली के स्वागत स्वतंत्रता समाप्त कर दिया गया। एकाग्रता शिविर लगाने हैं और कम्युनिस्ट को भेजा गया। 3 मार्च 1933 को सक्षम अधिनियम पारित किया गया और सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रोमन कला अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक्स।